नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। बंगाल महाराष्ट्र में दुष्कर्म की घटनाओं से देश भर में उपजे आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री साहब ने ये बात कही है। और आप देखिए इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, दरिंदगी हो रही है, देश भर से और हर राज्य से घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये भी बड़ी चिंताजनक बात भी है। याद रखिएगा, मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों की नेटवर्क पर करें प्रहार। ये हमारे कौन कह रहे हैं? होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मादक पदार्थों का अवैध कारोबार बड़ी चुनौती है। मादक पदार्थों से नुकसान और अवैध कारोबार खत्म करने के लिए दिए किसने? गृह मंत्री ने 4 सूत्र दिए हुए हैं। इसमें आप देखते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ जंग गंभीरता व धारदार रणनीति के साथ लड़ रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत का संकल्प हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है, ये भी आप देखेंगे। और इसमें आप देखिए, हमें मादक पदार्थों की पहचान करने, अवैध कारोबारियों के नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधियों को हिरासत में लेने और नशे के आदि लोगों के पुनर्वास पर जोर देना होना चाहिए। ये आप देखते हैं कि 4 सूत्र दिए हैं। बिजनौर में गंगा सतलुज एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी और फिरोजपुर से धनबाद जा रही ट्रेन के 14 कोच इंजन के साथ सेवहारा स्टेशन पर पहुंच गए, 8 पीछे ही रह गए। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पूर्व प्रिंसिपल उसके सहयोगियों के ठिकाने पर सीबीआई के छापे। ये आप देखिए कलकत्ता की बात हो रही है, वही सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। भारत अमेरिका साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर काम करने और एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने शनिवार को मैरीलैंड में एक शीर्ष अमेरिकी नेवल सरफेस वारफेयर सेंटर के दौरा करने के बाद यह टिप्पणी की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आप देखते हैं कि दागी सैकड़ों मिसाइल। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास में युद्ध चल ही रहा है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, यहां आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन पकड़े गए 185 संदिग्ध। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पहले आप देखते हैं कि पेपर लीक हो गया था तो रद्द कर दी गई थी, फिर से आप देखते हैं कि ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। जय कन्हैया लाल की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर देश विदेश में धूम मची हुई है। घर मंदिरों को रंग बिरंगे पुष्पों, रंगोली व रोशनी से सजाया गया है। अच्छी बात है, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं जन्माष्टमी की। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए आप लोग। पुरातन इतिहास का पता लगाने के लिए 42 स्थानों पर होगी खुदाई। राखीगढ़ी, तिलवारा, तेजपुर, देउर समेत 17 स्थलों पर ईएसआई कराएगा खुदाई। पुरातत्व महत्व के 13 स्थानों पर खुदाई के लिए राज्यों को दी गई आप देखिए अनुमति। और देखिए ईएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में सुधार समय की जरूरत है। और इस समय निजी क्षेत्र के 78 लाख पेंशनरों को मिलती है सिर्फ 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन। और लंबे अरसे से निजी सेक्टर में भी 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन की हो रही है मांग। और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार पर ओपीएस से कम वित्तीय भार पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बढ़ते भार को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की शुरुआत की थी, ताकि बढ़ते आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। वर्ष 1991 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए तो राज्य का आप देखें 3131 करोड़ था। 2020-21 में पेंशन बिल आप देखते हैं कि 1,90,886 करोड़, राज्यों का आप देखिए 3,86,001 करोड़ हो गया।
एनपीएस के तहत पेंशन फंड में सरकार 14% देती है, तो सरकारी कर्मचारी वेतन व महंगाई भत्ते का 10% योगदान होता है। और यूपीएस में 10% कर्मचारियों को 18.5% सरकार योगदान देगी इसमें। और आप देखिए कर्मचारी इस 28.5% में से 20% फंड को मैनेज कर सकेगा, बाकी 8.5% फंड को सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी। तो इसी को लेकर बातें हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ भी आप देखिए चुनाव है विधानसभा के आने वाले समय में। डीयू स्नातक प्रवेश के दूसरे चरण में 24,869 छात्रों को सीटें आवंटित की गई है। हर 10 महिलाओं में से एक महिलाओं में से एक मिला एचपीवी का संक्रमण। ये आप देखिए सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग बढ़ाने की रणनीति को लेकर एम्स के डॉक्टरों के अध्ययन में आया सामने। और आशा वर्करों को प्रशिक्षित कर दे तो स्क्रीनिंग में निभा सकती है बड़ी भूमिका, और दे सकती हैं घर में ही दे सकते हैं सैंपल। मोबाइल ऐप बन सकता है मददगार। ऐप हिंदी में होने के कारण 95.7% आशा वर्करों ने मोबाइल ऐप के कंटेंट को समझना आसान बताया। उनके लिए ऐप पर महिलाओं का डाटा दर्ज करना आसान था, इसलिए अध्ययन में शामिल डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह ऐप सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग में आशा वर्कर्स के लिए मददगार हो सकता है। डॉक्टर नीलांचली सिंह ने कहा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इनके अनुसार सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV जांच से 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग करना जरूरी है इसका। आप देखते हैं कि HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात हो रही है। प्रतिभा का दमन करती है परिवारवादी राजनीति। पीएम मोदी कह रहे हैं राजनीति में आने के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश है, और न्याय सरल होता है, प्रक्रियाएं मुश्किल बना देती है। मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों को की पीड़ा खत्म करने के लिए उठाए प्रभावी कदम। जोधपुर में आप देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में हुई है। आप देखते हैं शामिल प्रधानमंत्री साहब। भारत इंडोनेशिया आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप देखेंगे बिहार में पुलों के रखरखाव के लिए निजी कंपनियों की हो रही है तलाश। ये आप देखते हैं बिहार से आए दिन आती रहती है ना पुल गिरने की खबरें। ये आप देखिए यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? पेंशन स्कीम की बात हो रही, नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से नई पेंशन स्कीम आप देखते हैं कि लेकर आई है ना। अब इस बात पर बहस हो रही कि कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है। देखिए यूपीएस के फीचर देख लीजिए। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 माह के औसत वेतन और महंगाई भत्ते का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। सुनिश्चित पेंशन के अतिरिक्त फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी यूपीएस के फीचर में शामिल है। इस स्कीम में कर्मचारी को बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, और वहीं सरकार 18.5% का योगदान करेगी। और आप देखते हैं एनपीएस के फीचर। एनपीएस की शुरुआत रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनवरी 2004 में हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए थी। 2009 में इसे सभी क्षेत्र में के लिए खोला था। और आप देखिए एनपीएस में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है। पहले मुख्य खाते को टियर 1 कहा जाता है। कर्मचारी और सरकार का योगदान इसी खाते में जमा होता है। ज्यादा बचत और अपनी सुविधानुसार निकासी के लिए कर्मचारी दूसरा या टियर 2 खाता खोल सकता है। और टियर 2 खाता वही
खोल सकता है जिनके पास पहले से टियर 1 खाता हो। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को कुल फंड का 60% एक मुश्त में मिलता है और बाकी 40% रकम से एन्युटी प्लान खरीदना होगा। और इससे हर माह आप देखिए पेंशन मिलती है। और आप देखिए एनपीएस पेंशन के तौर पर एक तय रकम का वादा नहीं करती है। इसमें एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक वेतन का 10% योगदान और सरकार सरकार कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 14% योगदान करती है। ओपीएस के फीचर देख लीजिए। ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता है और इसमें आप देखिए कर्मचारी आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। और इसमें आप देखिए महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहती थी और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार की पेंशन का लाभ जारी रहता था। यूपीएस में हमारी लगभग सभी मांगे स्वीकार हुई है। कर्मचारी यूनियन कह रहा है। ये आप देखिए किसकी एकीकृत पेंशन योजना की बात हो रही जो आई हुई है, सरकार से मंजूरी मिली है। ट्रेन कंट्रोलरों को करना पड़ा है कई चुनौतियों का सामना। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने हाल ही में रेलवे बोर्ड को सौंपी रिपोर्ट। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कई उपाय भी सुझाव किए गए हैं। ये आपकी राजनीति की बातें हो रही हैं क्योंकि आपके विधानसभा चुनाव है ना। एक तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में, एक आप देखेंगे हरियाणा में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद जरूर रखा करिए। एक संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में, कब 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। जम्मू कश्मीर में बताइए कितनी विधानसभा सीटें हैं और हरियाणा में कितनी सीटें हैं, ये आप लोग बताइए। ये विवाह अमान्य होने पर गुजारा भत्ता देने या न देने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। ये हिंदू विवाह अधिनियम की भरण पोषण से संबंधित धारा 24 और 25 की व्याख्या का है ये मामला। दो न्यायाधीशों की पीठ के परस्पर विरोध फैसले को देखते हुए 3 जजों को भेजा गया है। क्या है हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक विवाद अदालत में लंबित करने के दौरान अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान करता है, जबकि धारा 25 में स्थायी भरण पोषण का प्रावधान है। हिंदू हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 कहती है कि अगर धारा 5 में दी गई शर्तों जैसे विवाह के समय ना तो वर की जीवित पत्नी हो और ना ही वधू का कोई जीवित पति होना चाहिए, यानी द्विविवाह का तत्व शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरा, दोनों पक्ष के बीच पति पत्नी संबंध की निषिद्धता नहीं होनी चाहिए। और तीसरे, दोनों पक्ष रूढ़ी और प्रथाओं के मुताबिक शापिंड नहीं होने चाहिए। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर विवाह शून्य और अमान्य होगा और दोनों में से किसी भी पक्षकार की अर्जी पर विवाह शून्य या फिर अमान्य घोषित किया जाएगा। और मौजूदा मामले में निचली अदालत ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया और इसके बाद पत्नी ने भरण पोषण की अर्जी दी और हाईकोर्ट ने भरण पोषण देने का पति को आदेश दिया, जिसके खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बातें हो रही है। ये आप देखिए भरण पोषण के देने के पक्ष में ये फैसले यमुनाबाई अनंतराव अवध बनाम अनंतराव शिवराम अवध आधव, ये आप देखिए 1988 का मामला है। अब्बा योला रेड्डी बनाम पदम्मा, ये 1999 का। नवदीप कौर बनाम दिलराज सिंह 2003 का। भाऊ साहब बनाम लीलाबाई 2004 का। सविताबेन सोमा भाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। और भरण पोषण देने को विरोध में कौन कौन से फैसले आए? चांद धमन बनाम जवाहरलाल धमन 1993 का। रमेश चंद्र राम प्रतापी दागा बनाम रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा 2005 का मामला है।
ये संजय राय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट। ये आप देखते हैं कि जो महिला के साथ डॉक्टर के साथ दुरंदगी हुई ना, उसी की बात हो रही है। उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। देखिए, इससे पता चलता है पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके शरीर के हाव भाव से मालूम चलता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इस दौरान आप देखिए कि व्यक्ति की हार्ट बीट, सांस लेने की गति, नाड़ी, ब्लड प्रेशर, ये सब देखा जाता है। चीन नेपाल सीमा पर बढ़ रहा है संचार नेटवर्क। धारचूला की ब्यास और दारमा में बड़ी सुविधा। मुनस्यारी की जोहार घाटी के लिए सर्वे पूरा। नेपाल के नेटवर्क से बराबरी की चुनौती भी बरकरार। टावरों की क्षमता कम होने से परेशानी है। ये आप देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चाइना ये है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा चाइना से भी लगती है। बिहार में आवासीय स्कूल के विद्यार्थियों से मोबाइल फोन जब्त करने पर हंगामा। कंपनी ने अपराध किया तो पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पदाधिकारियों को तभी बना सकते हैं आरोपित जब सीधे उन पर आरोप हो या फिर कानून में इस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो, अन्यथा नहीं। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हज यात्रा का पंजीकरण शुल्क समाप्त, सुविधा शुल्क दुगना कर दिया गया। नियमों में हुए कई बदलाव। अब 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों की अकेले हज यात्रा पर पाबंदी। और आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर। हज यात्रा के दौरान पति पत्नी एक कमरे में नहीं रुक सकेंगे। अब आप देखिए, सोमालिया, तंजानिया, सूडान से चीते लाने पर भारत कर रहा है विचार। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे दक्षिणी गोलार्ध के देशों में से लाए गए चीतों का स्थानीय मौसम के मुताबिक ना ढल पाना चिंता की बात है। भारतीय मौसम के अनुकूल उत्तरी गोलार्ध के देशों तंजानिया, सूडान, सोमालिया के चीते ज्यादा मुफीद होंगे। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जो आप देखिए कूनू नेशनल पार्क है ना, वहां लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ भगवान श्री राम, कान्हा और माता सीता है, राधा रानी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में से श्री राम जानकी का मंदिर। वर्ष में एक बार जन्माष्टमी पर होती है यहाँ पूजा। अच्छी बात है। लेटरल एंट्री, इसका विरोध के नाम पर विरोध, और आप देखते हैं कि इसे वापस भी लेना पड़ा ना सरकार को। ठीक है, लेटरल एंट्री यानी कि बैक एंट्री कह लीजिए आप लोग। किसी क्षेत्र में आप देखते हैं कि वैकेंसी निकले और उसमें आप देखते हैं कि कोई एग्जाम ना करवा के डायरेक्ट भर्ती की जाए विशेषज्ञों की। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है और विपक्ष की जिम्मेदारी कि वह सरकार की मनमानी नीतियों पर सवाल उठाए और राष्ट्रहित के मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग करे। हालांकि लोकतंत्र में आज हर बात का विरोध करना विपक्ष अपना अधिकार संभालने लगा है। भारत में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखती है जिसे लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के जरिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रमुख पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करती रही है। आज विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस भर्ती के इस तौर तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। फिरहस्त लंबी है, लेकिन सैम पित्रोदा, नंदन नीलेकणी, मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जैसे नाम इसी व्यवस्था के जरिए पदासीन हुए थे। विपक्षी दलों के विरोध के चलते अब केंद्र सरकार को इस सुधारवादी नीति से पीछे हटना पड़ा। विपक्ष को के विरोध के नाम पर आप देखिए विरोध करने की प्रवृत्ति की पड़ताल आज सबसे के लिए अहम मुद्दा है। 1954 में IMF में काम कर चुके IG पटेल उप आर्थिक सलाहकार बनाए गए। आगे चलकर वह आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। एक तो आप लोग IMF के बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखिए 100 कितने
90 मेंबर देखने को मिलेंगे सदस्य। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल शुरू किया। और मंतोष आप देखिए सोडी सरकार में शामिल हुए, भारी उद्योग विभाग के सचिव बने। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार बनाया गया। बाद में उनकी दूसरी भूमिकाओं में नियुक्ति हुई। 2002 में वाजपेयी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आरवी शाही को निजी क्षेत्र से लाकर ऊर्जा सचिव बनाया गया था। और समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है सरकारी तंत्र। खास प्रकृति की वजह से सरकारी तंत्र की कई सीमाएं हैं। सरकारी तंत्र में बदलाव को अपनाने के लिए जरूरी लचीलेपन की कमी है। यह कमी लेटरल एंट्री के जरिए पूरी की जा सकती है। इस व्यवस्था के जरिए आने वाले लोग अपने साथ नए विचार और नए जानकारी लेकर आएंगे और देश के हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत है। समय के साथ नए क्षेत्र उभरे हैं और आज हमारा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप देखिए आज देश को हर क्षेत्र में विशेषज्ञों की जरूरत है। तभी हम वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए ऐसे जमीन पर उतरी लेटरल एंट्री, ये भी देख लीजिए आप लोग। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। लेटरल एंट्री का मतलब होता है सीधी भर्ती, यानी किसी तरह की परीक्षा के बिना उच्च पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करना। इसका मकसद सरकारी सेवाओं में विशेष ज्ञान और कौशल वाले लोगों को लाना है। और भारत के लिए लेटरल एंट्री का एक नया विचार हो सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसके जरिए नियुक्तियां की जाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपने यहाँ लेटरल एंट्री व्यवस्था को संस्थागत रूप दे चुके हैं, या भी आप देखते हैं कि इस सिस्टम का स्थायी हिस्सा बना रहे। राजनीति ना हो इस तरह के मुद्दों पर तो बहुत अच्छी बात रहती है। साप्रक सरकार ने पेश किया लेटरल एंट्री का विचार। लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली साप्रक सरकार ने पेश किया था। ब्रप्पा मोली की अध्यक्षता में 2005 में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका पुरजोर समर्थन किया। एआरसी को भारत के प्रशासनिक तंत्र को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और आम नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश का काम सौंपा गया था। अब आप सोचिए, कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस ही विरोध कर रही है। तो जब ये सत्ता में रहते हैं तो कुछ और रहता है, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और रहता है। हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। लेटरल एंट्री की सिफारिश तो दूसरे एआरसी ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में सिविल सेवाओं में कार्मिक प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत वाले उच्च सरकारी पदों के लिए लेटरल एंट्री शुरू करना था। इसके लिए एक रोड मैप भी दिया गया था। सरकारी तंत्र में विशेषज्ञता की जरूरत, तो एआरसी का कहना था कि कुछ सरकारी पदों पर विशेषज्ञता की जरूरत है। पारंपरिक सिविल सेवाओं में यह हमेशा उपलब्ध नहीं होती है और एआरसी ने इस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पेशेवरों की भर्ती करने की सिफारिश की थी। पेशेवरों का टैलेंट पूल बनाना, एआरसी का प्रस्ताव था कि पेशेवरों का एक टैलेंट पूल बनाया जाए जिनको छोटी अवधि के लिए या फिर अनुबंध के आधार पर सरकार में काम किया जा सके। ये पेशेवर अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में नया नजरिया और अब विशेषज्ञता लेकर आएंगे। मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया, एआरसी ने सीधी भर्ती के लिए पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया पर जोर दिया है। आयोग का सुझाव था कि भर्ती और प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी स्थापित की जाए। मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र, एआरसी ने लेटरल एंट्री के जरिए आने वाले पेशेवरों को उनके काम के लिए जवाबदेह बनाने और नियमित तौर पर उनके योगदान का आकलन करने के लिए मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र की सिफारिश की है। सिविल सेवाओं के साथ विलय, तो आप देखिए एआरसी ने सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती से आने वाले पेशेवरों के विलय पर जोर दिया है। आयोग का मानना है कि विलय इस तरह से होना चाहिए कि पेशेवरों की विशेषज्ञता लाभ भी मिले और सिविल सेवा की अखंडता और उसकी मूल प्रकृति बने। और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने आप देखते हैं कि तैयार की जमीन, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था। बाद में के हनुमत्या ने मोरारजी देसाई की जगह ली। आयोग ने भविष्य में सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता की जरूरत पर विमर्श के लिए जमीन तैयार की। आयोग ने लेटरल एंट्री के मौजूदा स्वरूप की बात नहीं की थी, लेकिन उसने यह सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही तेजी से
बदलते देश की चुनौतियों का सामना कर सके। पेशेवर रवैया, प्रशिक्षण और कार्मिक प्रबंधन सुधारों पर जोर दिया था। भारत सरकार काफी पहले से उच्च पदों पर प्रतिभाओं को शामिल करती रही है। आमतौर पर आप देखिए, एक नियुक्तियां सलाहकार की भूमिका के लिए होती थी। कभी कभी अहम प्रशासनिक भूमिका में भी प्रतिभाओं को लाया जाता रहा है। और उदाहरण के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति पारंपरिक तौर पर आप देखिए लेटरल एंट्री के जरिए होती है। और नियम के अनुसार आप देखिए, इस पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होना चाहिए। इसके बाद कई कंपनियां लोगों को सरकार में सचिव स्तर पर भी नियुक्त किया गया है। 2018 में लागू हुई है लेटरल एंट्री स्कीम। लेटरल एंट्री स्कीम औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 2008 में 18 में लागू हुई। इसके तहत आप देखिए, पहली बार संयुक्त सचिव और डॉक्टरेट डायरेक्टर के पदों के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवरों ने से आवेदन आमंत्रित किए गए। 2018 में संयुक्त सचिवों की भर्ती के जरिए एआरसी की विजन को लागू किया गया। एआरसी ने अपनी सिफारिशों में पारंपरिक सिविल सेवाओं में कौशल का एकीकरण करने की बात पर आप देखते हैं कि जोर दिया था। चलिए आप लोग बताइए कुछ, क्या आप लोग सोच रहे हैं? कुंवारे थे तो भरा था फॉर्म, अब पिता बनकर लगाएंगे दौड़। 18 वर्षों बाद आप देखिए, होमगार्ड के 301 पदों के लिए होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। 2006 में अभ्यर्थियों ने जमा किए थे फॉर्म। बिहार की बात हो रही है। 4 लाख फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एटीएस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली की आप देख लीजिए, इस तरह के होते रहते हैं। बीते सप्ताह स्टार्टअप्स ने $26 करोड़ जुटाए। बीते सप्ताह शुद्ध खरीदार रहे विदेशी निवेशक। एफपीआई ने 19 से 23 अगस्त के दौरान 4,897 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। डेट में भी निवेश किया है। 9 कंपनियों का पूंजीकरण 95,000 करोड़ रुपए बढ़ा। अगस्त के दौरान विदेशी निवेश में आप देखिए दिख रहा है उतार चढ़ाव। घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजारों में स्थिरता की माहौल है। 16,305 करोड़ रुपए हुई है एफपीआई की बिकवाली अगस्त महीने में। डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं 78% उपभोक्ता। कोरोना महामारी के बाद सभी क्षेत्रों में डिजिटल कामकाज में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन भी काफी बढ़ा है और इस असर बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा है। अलकामी टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय 78% उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह उपभोक्ता मोबाइल ऐप व वेबसाइट के जरिए डिजिटल बैंकिंग उपयोग कर रहे हैं। 80% से ज्यादा वित्तीय संस्थान का कैशलेस लेन बढ़ा बीते 2 वर्षों के दौरान। 60% से ज्यादा वित्तीय संस्थान के कैशलेस लेन देन में 20% से ज्यादा वृद्धि हुई। 50% बैंकों ने डिजिटल सेवाएं देने के लिए फिनटेक के समझौते किए बीते 3 वर्षों में। आप देखिए, बैंकों से डिजिटल संपर्क बढ़ा भी है। और आप देखिए, बिटकॉइन उत्पादों की भी हो रही मांग। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल लेन देन में तेजी के साथ बैंकों से क्रिप्टो करेंसी की मांग भी हो रही है। 21% वित्तीय संस्थानों ने माना कि उनके ग्राहकों से उनसे बिटकॉइन उत्पादों और सेवाओं की मांग की है। और यही 35% बैंकों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी विकल्प की पेशकश करने से उन्हें वित्तीय स्पर्धात्मक रूप से बढ़त मिल सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता पर नवंबर में मुफ्त व्यापार समझौता। टेक्नोलॉजी बदलाव का नेतृत्व करे भारत। ये आप देखिए, ओला संस्थापक भावेश अग्रवाल कह रहे हैं। तेल कंपनियों पर लगातार 5वीं तिमाही में जुर्माना। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और गैस कंपनी गेल समेत अन्य बड़ी तेल कंपनियों पर लगातार 5वीं तिमाही में जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने को लेकर लगाया गया है। गोयल ने सिंगापुर में कंपनियों से निवेश बढ़ाने पर चर्चा की हुई है। सेबी के आदेश की समीक्षा के बाद कदम उठाएगी अनिल अंबानी। ये आप देखिए, सेबी यानी किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पाकिस्तानी डॉन की घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने मांगी नई बटालियन। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं पर अत्याचार की होगी जांच। केरल सरकार ने बनाई 7 सदस्यीय पुलिस समिति। फिल्म निर्माता रंजीत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
इंडिगो में टिकट बुक करते समय नहीं पूछा जाएगा स्त्री या पुरुष। देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, आप देखेंगे। हसीना पर हत्या के 4 नए मुकदमे, पूर्व मंत्री गाजी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, पश्चिम ये बांग्लादेश की मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री रही हैं, इस्तीफा देकर भारत में आ चुकी ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक निकाय के चेयरमैन बने हैं। भारतीय नौसैनिक पोत मुंबई आज पहुंचेगा कोलंबो। भारतीय नौसैनिक पोत मुंबई श्रीलंका के पहले 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को कोलंबो बंदरगाह पहुंचेगा। भारत ने इस पोत से श्रीलंका वायुसेना द्वारा संचालित डेनियर समुद्री गश्ती विमान के पुर्जे भेजे हैं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए, पावेल टेलीग्राम पर ऐप पर आपराधिक कंटेंट रोकने में नाकाम रहे ना, तो इसीलिए। भारत करे दूसरे यूक्रेनी शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के समक्ष रखा प्रस्ताव। जल सिंह ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा भी जताई हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे ना, कहाँ, यूक्रेन में। और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत ने मोदी को दिया एससीओ बैठक का न्योता, जा सकता है मंत्री स्तरीय दल। ये आप देखिए, पाकिस्तान ने 15-16 अक्टूबर को होने जाने वाली संघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नेंस की बैठक के लिए प्रधानमंत्री ने मोदी को क्या दिया है, ये आप देखते हैं कि निमंत्रण दिया है। एससीओ के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में हर विकास खंड में एक गांव को बरसाना बनाएगी सरकार। ये झांसी के रेवन गांव में आप देखिए, परंपरा के नाम पर मृत्यु भोज प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। गांव का कोई व्यक्ति ऐसे आयोजन में नहीं होगा शामिल। गांव में हुई पंचायत में लिया गया फैसला, पूरे गांव से ने किया समर्थन। आप देखिए, परंपराएं हैं। आप सोचिए, आप देखिए, जो व्यक्ति जाता है उसके पीछे कर्ज भी रह जाता है, क्योंकि खाना खिलाना, ये होना, वो दुनिया भर की परंपराएं रहती है ना। नक्सलियों से युद्ध में रानी है जवानों की सारथी। बस्तर में तैनात स्वानों में ढूंढे 4000 किलो से अधिक विस्फोटक। ये लिब्राडोर की नस्ल की, ये आप देखते हैं कि नस्ल की ये श्वान नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों पर की लड़ाई में सम्मिलित श्वान दलों की सदस्य। ओम पर्वत की ओम आकृति को हो गई पर्वत बर्फहीन। ये पिथौरागढ़ में 6191 वर्ग कितना 6191 मीटर पर स्थित ओम पर्वत में बर्फ का गायब होना पर्यावरणीय संकट का संकेत है। 16 अगस्त को ओम पर्वत दर्शन को गए स्थानीय परिवार ने वीडियो और फोटो साझा किया है। अब आप देखिए, खुद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है, याद रखिएगा। ये आप देखें, खेल का क्षेत्र है। मेहदी और साकिब ने दिलाई ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट मैच में पाकिस्तान को दी शिकस्त, 10 विकेट से जीता है। ओलंपिक स्वर्ण जीतने के बाद जोकोविच की निगाहें रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर है। पाक स्नूकर खिलाड़ी को नहीं मिला वीजा, पाकिस्तान के विलियर्ड्स स्नूकर संघ। शुभांकर 11वें स्थान पर हैं। भारत के शुभांकर शर्मा ने अपने तीसरे राउंड में 2 ईगल लगाए, इसके साथ ही एक डबल बोगी भी, और जिससे वह डेनिस गोल्ड चैंपियनशिप में तीसरे दिन 2 अंडर 69 का कार खेलकर संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर है। लिंडा ने जीता खिताब। 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नास्कोवा ने लुलू सुन को 7-6, 6-4 से हराकर मॉन्ट्री ओपन के रूप में अपना पहला WTA टूर खिताब जीता है। तन्वी बत्री बनी अंडर 15 एशियन बैडमिंटन चैंपियन। पैरालंपिक के लिए सबसे बड़ा दल रवाना हुआ है।
देखिए पैरालंपिक पेरिस में हो रहे हैं ना आपके खेल, उन्हीं की बात हो रही है। हर 4 साल में होते हैं और इसमें विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। लद्दाख में एरो फेस्टिवल में 14,400 फीट पर पैराग्लाइडिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। बैसाखी के सहारे तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया बनाया कीर्तिमान बिहार के सारण जिले की पर्वतरोही उदय कुमार ने। ये आप देखते हैं कि 7,800 वर्ग फीट की तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाया है इसमें। मनी महेश यात्रा आज से 15 दिन चलेगी। 13,500 फीट ऊंचाई पर स्थित दर्शन व स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। वाहनों की संख्या बढ़ने से चंबा और भरमौर मार्ग पर कई घंटे जाम भी रहा। देहरादून से जनकपुर तक रामलीला मंचन करेंगे उत्तराखंड की महिलाएं। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी उसी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार मरीज में लगाया गया बैटरी से चलने वाला दिल। 1994 में आज ही के दिन ब्रिटेन में पहली बार 62 वर्षीय एक मरीज में बैटरी से चलने वाला दिल लगाया गया था। वेंटिकुलर असिस्ट ये डिवाइस नाम का यह हृदय मूल रूप से एक विद्युत पंप है जिसकी बैटरी को मरीज को अपना बेल्ट पर पहनना पड़ता है। यह आज भी मरीजों द्वारा उपयोग किया जाता है। पहली बार अमेरिका में किया गया टैप रिकॉर्डर का इस्तेमाल। 1938 में आज ही के दिन रेडियो प्रसारण के लिए अमेरिका में पहली बार टैप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया गया। मिलर टैप नाम के इस रिकॉर्डर को मिलर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जेम्स आर्थर मिलर ने बनाया था। इस टैप में 15 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा सकता था। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले वास्तुकार थे बीवी जोशी। बालकृष्ण विठल दास जोशी का जन्म 1927 में आज ही के दिन पुणे में हुआ था। करियर की शुरुआत लंदन व पेरिस में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोबुरजियो और लुइस कहन के साथ काम किया। भारत लौटकर इंदौर में अरण्या लॉ कास्ट हाउसिंग, हैदराबाद में ECIL टाउनशिप, अहमदाबाद में LIC हाउसिंग, IIM बेंगलोर जैसे कई चर्चित भवनों व संस्थानों का निर्माण किया। 2018 में प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले वास्तुकार बने थे। इसे वास्तुकला क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। मंगल ग्रह पर विकिरण से बचाव करेगी सामग्री। ग्रीस के फेट्रास विश्वविद्यालय खगोल भौतिकी व अबू धाबी में स्थित न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की अध्ययन। विकिरण से बचाव के लिए रोवर, सिंथेटिक फाइबर और कुछ पॉलीमर जैसी सामग्री की पहचान की गई है। कान की जांच में बदलाव लाने के लिए नया पोर्टेबल उपकरण किया विकसित है। पक्षियों को सिखाया प्रवास। करीब 400 साल पहले उत्तरी वर्ल्ड आइबिस नामक पक्षी यूरोप के जंगलों से गायब हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों के इन पक्षियों को जंगल में फिर से लाने के प्रयास थे, लेकिन अब पक्षियों का प्रवास के लिए छोड़ा तो वे आश्चर्यजनक रूप से खो गए और पूर्व की ओर उड़ गए। तब वो वाइल्ड टीम कंजर्वेशन आप देखते हैं एंड रिसर्च की टीम ने माइक्रो लाइट विमान में इन पक्षियों को पालने वाले वाइल्ड आइबिस रखे और उनकी आवाज को लाउड स्पीकर से तेज किया, जिससे भी पक्षी ऑस्ट्रिया के सेकिनचेन एम्बालस से इटली के OAC लगुना डी ऑर्बिटल तक उड़ते हुए पहुंचे हैं। शरीर में 44 वर्ष की उम्र के बाद होता है प्रतिरक्षा क्षमता में बदलाव। अनुसंधान करा है अमेरिका में भारतवंशियों में हार्ट फेल का ज्यादा खतरा है। न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेलबर्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अध्ययन में 3,000 प्रतिभागियों को किया गया शामिल। हार्ट फेल के खतरे को कम करने के लिए ब्लड शुगर पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। स्काई डाइविंग पर मनाई अपनी 102वीं जन्मतिथि। रेसिंग कार चलाकर नई मनाई थी 100वीं जन्मतिथि। चलिए लंदन की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है इसके न्यूज वाले सेक्शन की कहानी खत्म होती है, कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।